वाला पार्ट शुरू किया है। तो आइए देखते हैं कि धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। जब भी कोई धातु तनु अम्ल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसमें जो है आप देख सकते हो सोडियम और जिंक दो दिखा रखे हैं जो तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो आपको सोडियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रही है। लेकिन जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। उसका कारण क्या है कि जो नाइट्रिक अम्ल है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जिस वजह से जो हाइड्रोजन उत्पन्न होगी उसको ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं जो है नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। तो कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो जाती है वहाँ पे, उपचयन अपचयन, और हाइड्रोजन को जल में जो है बदल देता है, उसको ऑक्सीजन जो है देकर, और खुद जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसी में भी बदल जाता है। लेकिन अगर हम तनु HNO3 को जो है मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ में रिएक्शन करवाएं तो वहाँ पर आपको जो है हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किन्हीं ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जो HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। और कई बार प्रश्न ये भी आता है कि HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती। तो ये दोनों के उत्तर इसमें है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी के अंदर। तो सक्रियता श्रेणी का मतलब सीधी सी बात है कि कौन सी धातु कितनी सक्रिय है। आप देखोगे कि ये जो है हमने इसकी अभिक्रिया श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी जो है घटते हुए क्रम के अंदर है। पोटेशियम सबसे अधिक है और गोल्ड सबसे कम है। अब इसके अंदर जो सबसे ऊपर आपकी धातुएं हैं वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, बीच में ये घटती जा रही हैं और यहाँ पे कॉपर से सबसे कम। इसमें हमने हाइड्रोजन को भी रखा हुआ है। आपको पता है हाइड्रोजन जो है एक अधातु है, फिर भी हमने धातु की सक्रियता श्रेणी में इसलिए रखा गया है ताकि हम तुलना कर सकें कि कौन सी धातुएं हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं और कौन सी कम है। तो ये सक्रियता श्रेणी आपको जो है बहुत सारी जो है एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन की जो अभिक्रियाएँ होती हैं उनको बताने में मदद करती है। देखते हैं अब इसके अंदर कि जब कोई धातु जो है किसी धातु लवणों से विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। अब यहाँ पर आपकी सक्रियता श्रेणी मदद करेगी कि हमारे पास एक धातु थी, उसको हमने धातु लवण के साथ अभिक्रिया करवाई, तो जो धातु विलयन और धातु अलग हुई वो कैसे हुई। जैसे हम देखेंगे कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट और कॉपर बना रहा है। अब सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तो उसने उसको विस्थापित कर दिया। इसी तरह से कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके इसको विस्थापित कर देता है क्योंकि कॉपर जो है उससे अधिक अभिक्रियाशील है। नीचे आप देखोगे कि आयरन और कॉपर वाली अभिक्रिया दिखाई गई है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का एक घोल बना लिया जो कि नीले रंग का है। उसके अंदर हमने एक आयरन नेल जो है लोहे की कील को धागे से बांध के लटका दिया। कुछ समय के लिए जब रख देंगे तो उसका जो रंग बदल कर जो है वो हरा हो जाएगा। ठीक है ना, नीले से हरा हो जाएगा। और साथ में जो आपने लोहे की कील इसमें जो डाल रखी थी उसके ऊपर आप देखोगे कि कॉपर जो है जमा हो गया। तो ये जो अभिक्रिया हो रही थी जो है आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, तो कॉपर उसके ऊपर आके चिपक गया और वहाँ से आयरन निकलना शुरू हो गया। आयरन सल्फेट पानी में जाके हरा रंग देता जा रहा है और कॉपर उसके ऊपर कील के ऊपर आके जमा हो रहा है। तो इस तरह से अभिक्रिया चलती है। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर क्या है। जब किसी अभिक्रिया धातु में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जस्ता की HCl के साथ अभिक्रिया बतानी है। जिंक के जस्ता मतलब जिंक, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है और जिंक जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। दूसरा क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ जो है प्रतिक्रिया करेगा या अभिक्रिया करेगा तो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट जब बनेंगे तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा आपका और सिल्वर अलग हो जाएगा। तीसरा है तांबे के सल्फेट का एक घोल लोहे के बर्तन में रखा जाता है। कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन में छेद होने की संख्या पाई गई, जो प्रतिक्रिया हुई उसका समीकरण लिखिए। तो आयरन तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है और फिर कॉपर और आयरन सल्फेट बना लेता है जिससे छेद दिखाई देते हैं। तो आप ये अभिक्रिया लिख सकते हो कि आयरन और कॉपर सल्फेट जो पीछे अभी हमने देखी थी कि नीले से हरा रंग जो हो रहा था। उसके बाद जो है आप देखोगे कि हम जो है बात कर रहे हैं
इस टेबल की, इस सारणी में जो है धातु ABCD दी गई हैं जो कि अभिक्रिया कर रही हैं, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है। तो जब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील की बात करते हैं तो अगर A की बात करें तो A जो है आयरन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा लेकिन कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो हमारा आयरन जो है इसमें यहाँ पे है, इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा और कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो इसका मतलब A कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर है, इनके बीच में, ठीक है। B जो है आयरन को भी विस्थापित कर रहा है लेकिन जिंक के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा, कहने का मतलब है यहाँ पर, तो जिंक हो सकता है क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है। C जो है कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा लेकिन सिल्वर को विस्थापित कर रहा है, तो ऊपर वालों से नहीं कर रहा लेकिन इसको विस्थापित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसके बीच में होगा आपका C, ये इस होगा आपका A और ये इधर होगा आपका B। अब लास्ट में कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा तो सबसे नीचे हो गया D, ठीक है ना। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी आपकी B, और धातु B कॉपर सल्फेट के साथ क्या करेगी, विस्थापन करेगी, और आपका जो सीक्वेंस बन गया वो क्या बन गया, BACD। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।